नेक्स्ट देखिए लॉज ऑफ मोशन। सो जस्ट 5 मिनट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, उसके बाद से हम बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। दिस इज यूनिट नंबर 3। सो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ से, और न्यूटन फर्स्ट लॉ से भी पहले लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे हम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। देखिए इनर्शिया का क्या मतलब है, बॉडी अपनी स्टेट खुद चेंज नहीं कर सकती। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, इनेबिलिटी ऑफ बॉडी। इनर्शिया इज इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। बॉडी अपनी स्टेट खुद चेंज नहीं कर सकती, इस इनेबिलिटी को आप इनर्शिया कहते हैं। बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तीन तरह की आप इनर्शिया कह सकते हैं। एक आप कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो खुद मोशन में नहीं आएगी। मैं इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर एक बॉडी मोशन में है तो खुद वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकती, और इसे स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बॉडी अपने आप स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं कर सकती। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बॉडी की टेंडेंसी है एक ही लाइन में मूव करने की, ऐसा नहीं हो सकता है कि बॉडी अपने आप डायरेक्शन चेंज कर दे। तीन तरह की इनर्शिया। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसमें उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, बट इन स्ट्रेट लाइन मोशन। रोटेशन में चेंज हो जाता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में जो मास होगा वो मास इनर्शिया को कंट्रोल करेगा। दैट्स टाइप ऑफ इनर्शिया। अब आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने करा क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने बेसिकली फोर्स को डिफाइन किया था। इट डिफाइंस फोर्स। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने कहा था फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which can change inertia of a body. तो फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है जो बॉडी की इनर्शिया को चेंज कर सकता है। खुद इनर्शिया खुद चेंज नहीं होगी, इनर्शिया को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत होगी, तो इसने फोर्स को डिफाइन कर दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ स्टडी करने के लिए आपको मोमेंटम पता होना चाहिए। मोमेंटम इज बेसिकली अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मोशन इन बॉडी। So if you have a body of mass m, it's moving with the velocity v, इसमें जो मोशन होगा उसको आप मोमेंटम से रीड करोगे, दैट्स मास इनटू वेलोसिटी। नाउ मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। इट्स अ वेक्टर। इसकी जो एसआई यूनिट होगी, इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। दैट्स मोमेंटम, न्यूटन फर्स्ट लॉ। सो यहाँ कुछ ग्राफ्स आ जाते हैं, मतलब पिछले कुछ साल के क्वेश्चंस में ये ग्राफ दिए हुए हैं। P इज इक्वल टू एम वी होता है, यहाँ आपसे कहता है कि M कांस्टेंट है, P वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करो। दिस इज V, दिस इज P, दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वो आपसे कहता है P वर्सेस M ग्राफ प्लॉट कीजिए, दिस इज P, दिस इज M, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ जब ग्राफ प्लॉट करा रहा है तो कहता है M कांस्टेंट है, यहाँ जब ग्राफ प्लॉट कराता है तो कहता है V कांस्टेंट है। P इज इक्वल टू एम वी है ना, अगर V कांस्टेंट हो जाए तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, graph will be a straight line. M constant तो P is directly proportional to V, graph will be a straight line. फिर यह कहता है P constant है, P constant है, that means M is inversely proportional to P. तो अगर आप M versus V ग्राफ प्लॉट करेंगे then that graph will be hyperbolic, 1 by V hyperbolic ग्राफ। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं मोमेंटम के लिए, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट देखिए न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ। सो न्यूटन सेकंड लॉ आपको सिर्फ इतना बताता है कि बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होगी, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
एफ एक्सटर्नल जो होगा दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन टाइम टी, दैट्स न्यूटन सेकेंड लॉ, कि डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम in time delta t, and this is also average force. आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो F external होगा दैट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp ओवर dt, और यहां जब आप कैलकुलेट करेंगे आप डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस इज इंस्टेंटेनियस मोमेंटम, सो दैट इज एवरेज एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी जो SI यूनिट होगी, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, इसकी जो CGS यूनिट होगी, CGS यूनिट इज 9. 1 न्यूटन इज 10 रेज टू द पावर 5 9. ये याद रखिएगा. एक चीज और याद रखिएगा, अगर यही जो एक्सप्रेशन है ना आपका एफ एक्सटर्नल इज डीपी ओवर dt से अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड करें, आप ऐसे लिख सकते हैं d ओवर dt ऑफ mv, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल जो फोर्स होगी जब आप डिफरेंशिएट करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, m कांस्टेंट रखा आपने डिफरेंशिएट किया v को, प्लस v कांस्टेंट रखा आपने डिफरेंशिएट किया m को, तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन है. लेकिन अगर आप कह दो कि अगर मास कांस्टेंट है, आप कह रहे हो आपके सिस्टम का मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होने का मतलब है dm ओवर dt जीरो हो जाएगा. dm ओवर dt अगर जीरो है तो f एक्सटर्नल हो जाएगा आपका m dv ओवर dt. आप ऐसे लिखोगे कि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होगी दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन ओनली. बट रिमेंबर ये कब वैलिड है, अगर मास कांस्टेंट है. दिस इज वैलिड फॉर अ सिस्टम हैविंग अ कांस्टेंट मास, बट ये हर तरह के सिस्टम के लिए आप यूज कर सकते हैं. इसके बाद देखिए यूनिट्स ऑफ फोर्स. फोर्स की कई तरह की यूनिट्स होती हैं. दो मेजर सिस्टम्स हैं, एक है एब्सोल्यूट यूनिट, एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट. एक एब्सोल्यूट यूनिट है फोर्स की, एक ग्रेविटेशनल यूनिट है. एब्सोल्यूट यूनिट में फर्दर दो टाइप की यूनिट्स होती हैं. एब्सोल्यूट में एसआई भी होती है, एब्सोल्यूट में सीजीएस भी होती है. ग्रेविटेशनल में एसआई भी होती है, ग्रेविटेशनल में सीजीएस भी होती है. एब्सोल्यूट में जो एसआई है दैट्स न्यूटन, एब्सोल्यूट में जो सीजीएस है दैट इज 9. एसआई में केजी वेट होता है, ये ग्राम वेट होता है. ये याद रखिएगा 1 kg वेट जो होगा दैट्स 9.8 न्यूटन. हो सकता है कुछ जगह आपको फोर्स केजी वेट में दे दे, आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा. 1 ग्राम वेट जो होता है दैट इज इक्वल टू 989. इसे याद रखिएगा, आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ये तो अक्सर आप यूज करेंगे. न्यूटन सेकेंड लॉ में अगर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके देखूं, दिस इज टाइम एंड दिस इज मोमेंटम, मैं आपको ये ग्राफ दे रहा हूं, मुझे बता सकते हो इस ग्राफ से फोर्स कैसे, या आपने एंगल ले लिया, एंगल थीटा आ गया, स्लोप आ गया. तो यहां जो एक्सटर्नल फोर्स होगी दैट एक्सटर्नल फोर्स इज dp ओवर dt. ऐसे आप फोर्स निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आप स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे. ये आपको स्लोप दे देगा एफ एक्सटर्नल विच इज dp ओवर dt. नाउ नेक्स्ट देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ के बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो देखो सारे लॉ सीक्वेंस में. न्यूटन सेकेंड लॉ ने बताया फोर्स है क्या चीज, फर्स्ट लॉ ने बताया व्हाट इज फोर्स. फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो इनर्शिया चेंज कर सकता है. न्यूटन सेकेंड लॉ ने बताया कि आप उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे कैसे. न्यूटन थर्ड लॉ बताता है नेचर ऑफ फोर्स. तो न्यूटन थर्ड लॉ आपको बताएगा कि हमेशा फोर्स पेयर्स में होंगी, एक एक्शन होगा तो एक रिएक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा. तो इसको जल्दी से ऐसे लिख देते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन.
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मींस अगर मैं दो बॉडीज ले लूं और इन्हें कांटेक्ट में रख दूं, एक मैंने ये बॉडी ली और एक मैंने ये बॉडी ली, दोनों बॉडीज को मैंने उठाकर कांटेक्ट में रख दिया। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट्स एफ ए बी। बी, सॉरी, ये बी पर एक्ट कर रही है ए की वजह से। भाई बी भी ए पर फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज एफ ए बी नाउ। सो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ए बी पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर उसे आप एक्शन कह रहे हो, तो बी ए पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो रिएक्शन हो जाएगा। किसी एक को एक्शन कह दीजिए, दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। जैसे आपने उठाकर अपना हाथ दीवार पे मारा, वॉल पे मारा, तो आपका हाथ वॉल पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स एक्शन होगा। वॉल जो आपके हाथ पर फोर्स अप्लाई करेगी वो फोर्स रिएक्शन हो जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखो एक्शन और रिएक्शन की। पहला है एक्शन एंड रिएक्शन acts on two different bodies। दो अलग अलग बॉडीज पर एक्शन रिएक्शन एक्ट करेंगे। अगर एक्शन बी पर एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन ए पर एक्ट करेगा। हमेशा अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्शन और रिएक्शन एक्ट करते हैं। दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। दे आर इंस्टेंटेनियस। Yes, FAB is force on A by B. They are instantaneous. Means जिस इंस्टेंट पर एक्शन होगा उसी इंस्टेंट पर रिएक्शन होगा। सो दे डोंट कैंसिल। अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। दे डोंट कैंसिल ईच अदर। सो एक बॉडी है 1 kg की, पहले यहां थी, ये यहां ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है, और जिस हाइट से बॉडी गिर रही है वो हाइट आपको दी है 2 मीटर। कह रहा है चेंज इन मोमेंटम बताओ। तो ये तो इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो मोमेंटम में चेंज चाहिए जब वो इनिशियल से फाइनल पहुंचेगा। तो जब आप इनिशियल मोमेंटम लोगे 1 इंटू वेलोसिटी 0, दैट 0। जब आप फाइनल मोमेंटम लेंगे तो आपको चाहिए मास 1 kg इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालनी होगी। वेलोसिटी निकालने के लिए आप इसे यूज कर लीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। वी स्क्वायर यू 0 था, एक्सेलरेशन माइनस जी है, h माइनस 20 है, तो वी स्क्वायर आ गया 40g। जी की वैल्यू रख दीजिए 400। वी आ गया विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। 1 इंटू वी, सो इट्स 1 इंटू 20, इट्स 20 kg मीटर पर सेकेंड। आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, इट्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल which is 20 minus 0 which is 20 kg meter per second. This is the change in momentum. अब आपने अगर चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया तो आप फोर्स निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो अब देखो चेंज इन इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, फाइनल था कहां, नीचे था ना, माइनस जे कैप। तो यहां भी एक माइनस जे कैप आएगा। दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट 1।
जब सेकंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट में फोर्स पूछ रहा है भाई, फोर्स क्या होती है mg, दैट्स द फोर्स। कहां एक्ट करेगी, डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी, mg माइनस जे कैप हो जाएगा। तो आपकी फोर्स हो जाएगी मास इज 1, g इज 10 माइनस जे कैप। तो आपकी फोर्स आ गई दैट्स माइनस ऑफ 10 जे कैप न्यूटन। ये फोर्स किस पर एक्ट कर रही है, दिस इज फोर्स ऑन ग्राउंड बाय बॉल। बॉल ग्राउंड पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो फोर्स है। ग्राउंड बॉल पर जो फोर्स अप्लाई करेगा, ग्राउंड बॉल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वो फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है। वो फोर्स क्या होगी भाई, एक्शन एंड रिएक्शन पे। ये फोर्स ग्राउंड पर एक्ट कर रही है, जो बॉल पर एक्ट करेगी, अगर इसे मैं एफ प्राइम कह दूं, सो दिस इज फोर्स ऑन, नहीं ये तो बॉल पर है, ऑन बॉल बाय अर्थ, इतनी फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड्स। सो बॉल ऑन, फोर्स ऑन बॉल बाय अर्थ इज दिस। अब आपको चाहिए फोर्स ऑन ग्राउंड। तो फोर्स ऑन अर्थ बाय बॉल जो होगा, दैट्स नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बॉल बाय अर्थ, which is minus of minus 10 j cap, which is 10 j cap Newton. कार मूव कर रही है with a velocity of 20 meter per second. So the initial velocity of the car is 20 meter per second. रेस्ट में आती है, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी जीरो। कार ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट्स 100 मीटर। आप ये यूज कर सकते हैं कि S इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो S इज 100, u इज 20, नहीं इसे क्यों यूज करें, टाइम तो पता ही नहीं। थर्ड इक्वेशन यूज कर दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। ये रुक गया v स्क्वायर u20 स्क्वायर, इट्स 2 इंटू एक्सिलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज 100। तो ये आ गया माइनस 400 इज 200 ए आ गया माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस फोर्स निकाल दो, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सिलरेशन। मास कितना है कार का, 100 kg, एक्सिलरेशन कितना हो गया -2, तो फोर्स कितनी आ गई -200 न्यूटन। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। करेक्ट आंसर सी है। सुनिए सी कैसे आएगा। यहां से कुछ लिक्विड आ रहा है, मान लीजिए लिक्विड का जो मास आ रहा है वो m है, वेलोसिटी v है। भाई पहले तो ये दिखना चाहिए आपको, लिक्विड x के अलोंग आया तो जो भी फोर्स एक्ट कर रही है वो x के अलोंग होगी, y तो कुछ है ही नहीं। इनिशियली लिक्विड का कोई कंपोनेंट x y के अलोंग था ही नहीं, तो जो भी फोर्स एक्ट करेगी वो सिर्फ x के अलोंग एक्ट करेगी, तो मैं y तो ले ही नहीं रहा। पहले मैं लिखता हूं लिक्विड के लिए, फिर मैं आऊंगा वॉल के लिए। लिक्विड के मोमेंटम में चेंज चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग, ये आएगा फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, भाई क्योंकि ऊपर चला गया, एक्स के अलोंग तो गया नहीं।
Initial momentum along x-axis is minus mv. So this is the change in momentum along x-axis, which is minus of mv. ये किसमें आया? लिक्विड में, लिक्विड के मोमेंटम में चेंज आया। अब आ जाओ वॉल के। भाई जैसे फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, फोर्स आता है चेंज इन मोमेंटम की वजह से, तो वॉल के मोमेंटम में जो चेंज आएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, मान लो कुछ टाइम लगा डेल्टा टी में, तो वॉल के मोमेंटम में जो चेंज आएगा, दैट चेंज इज माइनस ऑफ माइनस एम वी। भाई एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं, फोर्स उसी तरह से चेंज इन मोमेंटम भी जाता है। भाई फोर्स होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो अगर आप कह रहे हैं फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो मोमेंटम भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, क्योंकि टाइम थोड़ी ना नेगेटिव हो सकता है। तो ये आ गया वॉल के मोमेंटम में चेंज, विच इज एमवी। फोर्स आप निकाल सकते हैं, विच इज mv डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब सारा मसला ये है कि आपको मास फास नहीं दिया, डेंसिटी की टर्म्स में ले लो यार, मास को लिख दो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी बाय डेल्टा टी। बाय डेल्टा टी फ्लो। तो यहाँ पर तो ये आ गया रो ए मल्टीप्लाइड बाय वी, तो एफ आ गया रो ए वी स्क्वायर। तो गलत नहीं है, यहां डिमेंशन ही कैलकुलेट कर लेते तो डिसाइड कर लेते में, और सी ही था, डिमेंशन ही देख ले, बी और डी नहीं करेगी फोर्स की डिमेंशन। नेक्स्ट देखिए इंपल्स। देखो भाई इंपल्स क्या चीज है। इंपल्स स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स। आपको इंपल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल देखना है तो बहुत जोर से अपना हाथ उठा के दीवार पे मारो और हटा दो, या एक कुछ डंडा वंडा लो, बहुत तेजी से अपने हाथ पे मारो और हटा दो, तो आपके हाथ पर जो फोर्स काम कर गई, दैट इज एन इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स वो फोर्सेस है जो बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करती हैं, लेकिन अपना असर बहुत देर के लिए छोड़ जाती हैं। ऐसी होगा ना, एक डंडा लो, तो एग्जाम्पल होता है हैमर का, कि हथौड़ा लो हाथ पे मार दो, फोर्स तो बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करेगी, लेकिन उसका असर बहुत देर तक रहेगा। दैट इज एन इंपल्सिव फोर्स, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती है, उन्हें इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। फोर्सेस which act for a very short duration of time। इंपल्सिव फोर्स के ही लिए हम इंपल्स कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं ना इंपल्सिव फोर्स का, तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। एक मिनट। सो दिस इज टाइम, दिस इज फोर्स। तो जो ग्राफ होता है वो ग्राफ ऐसा जाएगा कि फोर्स, मान लीजिए आपने एक हथौड़ा लिया और अपने हाथ पे मार दिया, जब तक वो हैमर आपके हाथ को स्ट्राइक नहीं कर रहा, आपके हाथ पर फोर्स जीरो, जैसे ही स्ट्राइक करेगा चीख निकलेगी, फोर्स बढ़ा, एकदम मैक्सिमम हो गया, और दोबारा से आपने हैमर हटा दिया तो फोर्स दोबारा से जीरो हो जाएगी। तो ये वो छोटा सा टाइम ड्यूरेशन है जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए इंपल्सिव फोर्स काम करेगी। तो इंपल्सिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो बहुत ही छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती हैं। एग्जांपल लाइक फोर्स ऑन नेल बाय हैमर, या फिर ऐसे लिख दीजिए आप, फोर्स ऑन बॉल बाय बैट। ये सब एग्जांपल्स है इंपल्सिव फोर्सेस के। अब इंपल्सिव फोर्सेस में भाई फोर्स बहुत तेजी से एक्ट कर गई, तो जो चेंज आया ना इंपल्सिव फोर्स की वजह से, उसे इंपल्स मेजर करता है। तो इंपल्स मेजर करता है इफेक्ट ऑफ
इम्पल्सिव फोर्स। तो जो भी इम्पल्सिव फोर्स है उसका इफेक्ट अगर आपको मेजर करना है, आप इम्पल्स ले लीजिए। इम्पल्स की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है इम्पल्स की कि इम्पल्स इज एक्चुअल इज दिस एफ डी टी, फोर्स को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दो। इसे ऐसे भी लिखते हैं, ज्यादातर जगह आपको एवरेज फोर्स दे देता है, आप लिख देते हैं एवरेज फोर्स इनटू टाइम ऑफ कांटेक्ट। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, ये इम्पल्स है। सो मैं एफ, ये जो एफ है, एक सेकेंड, दिस इज योर एवरेज फोर्स and this is the time of contact. तो ऐसे आप इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर करेगा इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स, एफ डी टी, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, और चेंज इन मोमेंटम। देखिए इंपल्स में मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स में चेंज इन मोमेंटम से आसानी से आ जाता है। तो देखिए जैसे आपको एक बॉल दी है, मैं आपसे कहता हूं एक बॉल है, ऐसे आती है, बॉल को स्ट्राइक करती है विद अ वेलोसिटी v, और ये बॉल रीबाउंड कर जाती है विद अ वेलोसिटी v। आपको चाहिए मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, इंपल्स कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इंपल्स आसान चीज है, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा फाइनल। तो पी फाइनल को आप लिख सकते हैं माइनस एम वी। पी इनिशियल तो एम वी था, चेंज कितना आ गया, माइनस 2 एम वी। तो बॉडी पर जो इंपल्स एक्ट कर रही है, दैट इंपल्स इज माइनस ऑफ 2 एम वी। सो दिस इज इंपल्स ऑन बॉल। अब अगर इसी क्वेश्चन में देखो, ये तो स्ट्रेट था, थोड़ा सा वो चेंज कर दे, वो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दे। तो आपसे कहे ये बॉल है, ये बॉल आ रही है विद अ वेलोसिटी v, और ये बॉल ऐसे चली जाएगी विद अ वेलोसिटी v। ये एंगल थीटा, ये भी जो एंगल होगा दिस इज थीटा। तो कहता है आप इसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कीजिए, मतलब इंपल्स कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है। वेलोसिटी के आप कंपोनेंट्स ले लीजिए, ये थीटा तो ये भी थीटा। यहां एक कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का v cos थीटा, नीचे एक कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का विच इज v sin थीटा, यहां एक कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, और ये नीचे एक कंपोनेंट आ जाएगा विच इज v sin थीटा। सो अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग इंपल्स देखता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल मोमेंटम माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम। तो देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है एक्स के अलोंग, ये फाइनल वेलोसिटी है एक्स के अलोंग। अगर मैं इनिशियल को पॉजिटिव लेता हूं तो मेरी मजबूरी है इसे नेगेटिव लेना होगा। तो ये आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होगा, माइनस ऑफ v cos थीटा। इनिशियल कितना आ गया, एम वी cos थीटा, इट्स माइनस ऑफ 2mv cos थीटा। ये x के लॉन्ग है। तो देखो y के लॉन्ग इंपल्स कैसे निकालोगे, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के लॉन्ग फाइनल वेलोसिटी इज v sin थीटा, माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विच इज v sin थीटा अगेन। सेम सेम आ गया, कैंसिल हो गया, y के लॉन्ग कुछ नहीं है। तो जो भी इंपल्स है, टोटल इंपल्स कैसे निकालोगे, x के लॉन्ग इंपल्स लो, y के लॉन्ग इंपल्स लो, दोनों इंपल्स ऐड कर दो। तो ये तो जीरो है, बचा क्या, जो x के लॉन्ग इंपल्स है। तो टोटल इंपल्स कितनी आ गई, माइनस 2mv cos थीटा। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में ये आसान होगा कि आप चेंज इन मोमेंटम से कैलकुलेट करें।